Topic of the day is adrenal gland. Yesterday we were discuss about the pancreas. कौन से हार्मोन हैं पेंक्रियाज के? दो, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। शुगर कौन से हार्मोन की वजह से होती है? इंसुलिन। शुगर के सिम्टम्स ये वो सारी चीजें ओके। नाउ आज हमें जो पढ़ना है, पेंक्रियाज के आगे एक ऑर्गन है जिसका नाम है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड भाई, ये आपने देखा है एडर्नल ग्लैंड के सर किडनी है, ठीक किडनी के ऊपर ऐसे केप टाइप एक ऑर्गन है, इसको हम एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। और ये जो एडर्नल ग्लैंड है इसके सर दो पोर्शन, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं क्या? एडर्नल का बीच वाला पोर्शन मेडुला, और सर इसको कहते हैं हम क्या? एडर्नल का बाहर वाला पोर्शन यानी कॉर्टेक्स। डायबिटीज मेलिटस और इंस्पीडस में डिफरेंस क्या है, ये तो आप बताएंगे। मैंने दोनों चीजें पढ़ाई हुई हैं कि अगर सचमुच शुगर की इंक्रीजमेंट है बॉडी के अंदर और थर्स्ट, प्यास, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, डायूरिसिस है, तो ये शुगर है, डायबिटीज है। डायबिटीज इंस्पीडस एडीएच की कमी से जस्ट बॉडी से पानी कम हो जाने को कह रहे हैं। पानी के वहां पे यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो रिजेंबल करता है शुगर के सिम्टम की वजह से। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि डायबिटीज में यूरिन क्यों ज्यादा प्रोड्यूस होता है, आप कहेंगे सर शुगर के ज्यादा होने की वजह से। और डायबिटीज इंस्पीडस में यूरिन क्यों प्रोड्यूस ज्यादा होता है? शुगर के ज्यादा होने से? नहीं नहीं नहीं, एडीएच के कम होने से। ये डिफरेंस है। सिम्टम सेम हो सकती हैं, कल वाली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एडिनाइलेट साइक्लेज एक प्रोटीन है, पेरीफेरल, पेरीफेरल मगर अंदर वाली साइड से। इसको आपने याद नहीं रखना, कोई जरूरत नहीं। ओके। सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा एडिनाइलेट साइक्लेज, तो सेल के अंदर बनाएगा ना। सुने भाई, अभी सुने, अभी सुने, बस अभी सुने, छोड़ दें जी। एडर्नल ग्लैंड का जो मेड्यूला है वो हार्मोन सीक्रेट करता है दो, एक का नाम है एपिनेफ्रीन और दूसरे का नाम है नॉरएपिनेफ्रीन। कमेंट में इसके नकली नेम बताएं, निकनेम बताएं एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन के, है ना निकनेम इनके? एडर्नलिन इसका, नॉर एडर्नलिन नॉरएपिनेफ्रीन का। आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि ये दोनों हार्मोन की प्रोडक्शन कौन करता है, क्यों होती है, कब होती है? आप बताएंगे सर जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, फियर, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ठीक है, भागना, ओवर एक्सरसाइज, वहां उस कंडीशन में जो नर्व है हमारी सिंपैथेटिक नर्व, वो सिंपैथेटिक नर्व डायरेक्ट आकर एडर्नल मेड्यूला को कहती है कि करो प्रोड्यूस क्या? एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। और इनका काम हमने पढ़ा हुआ है कि एपिनेफ्रीन जो अंदर के ऑर्गन है,
उनको ब्लड का फ्लो बढ़ा के देता है, ब्लड को डायलेट करके देता है। और ये नॉरएपिनेफ्रिन जो ऑर्गन इमरजेंसी में काम नहीं करते, भले इंटरनल हो भले एक्सटर्नल हो, उनके यहाँ ब्लड के फ्लो को कम करता है, यानी ब्लड वेसल को नेरो करता है, यानी वाजो कंस्ट्रिक्शन करता है, ताकि उनको ब्लड ज्यादा मिल सके जो इमरजेंसी में काम करेंगे। और ये हमने डिटेल में पढ़ी हुई है। वेगस नर्व, हमजा पूछ रहा है कौन से रीजन से अराइज हो रही है। हमजा क्यों पूछ रहे हो, मैंने बना के दिखाई दी कि ये क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व है। तो क्रेनियल नर्व अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड के करीब निकल रही हो तो क्या आप समझेंगे कि ये कहाँ से निकल रही है? आप समझेंगे कि दिमाग के पहले हिस्से से निकल रही है, एडर्नल मेडुला से निकल रही है। और काम उसके पता नहीं आपको क्या काम थे, वाइटल एक्टिविटीज। तो किसका काम है? मेडुला का काम है। देखिए ना, ये चीजें सारी इंटरलिंक्ड हैं, 3 4 5 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। चलो मूविंग तो आगे। हाँ भाई, ये एडर्नल मेडुला के हार्मोन हो गए। अभी आ रहे हैं एडर्नल कॉर्टेक्स पर। ये सीख लिया आपने कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कब प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन स्टिमुलेट कर रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम करेंगे। अब मेडुला के बाद एडर्नल ग्लैंड का दूसरा पार्ट है बाहर वाला कॉर्टेक्स। एडर्नल कॉर्टेक्स एक हार्मोन है जिसका नाम है सीआरएफ। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सीआरएफ कहां से प्रोड्यूस होता है। कल मैंने परसों पढ़ाया है ये। सीआरएफ आकर हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम है एसीटीएच। वेरी गुड। ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है सीआरएफ। ये आता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर सीआरएफ। पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन पे आके एंटीरियर लोब से एसीटीएच एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करवाता है। और ये आता है एडर्नल के कॉर्टेक्स पर। और ये एसीटीएच एडर्नल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज करवाता है जिनके नेम हैं क्या? 3 हार्मोन। हार्मोन नंबर पहला जो है यहां से जो निकलता है उसे कहते हैं कॉर्टिसोल, जिसका दूसरा नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसका दूसरा नाम है ग्लूकोज को बैलेंस करने वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आप कहेंगे सर इंसुलिन बैलेंस करता है, मैं कहूंगा ग्लूकागॉन भी करता है, मगर ये भी करता है, तो डिफरेंस देखेंगे। कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, ओके। और दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन या मिनरल को बैलेंस करने वाला मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और तीसरा हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जैसा है मगर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस वाला नहीं है। तो भाई सुने, अब बात यह है कि कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन या एंड्रोजन तीनों कॉर्टिकॉइड हार्मोन है। तो क्या इनको मैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन कहूं? ये कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हैं। कॉर्टेक्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहूं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहूं, क्योंकि कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं स्टेरॉइड लिपिड के हैं। ये प्रोटीन नेचर के नहीं है तीनों। इनका रिसेप्टर कहां होगा आपको पता है, मेम्ब्रेन पर नहीं होगा, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस पर होगा। ओके। अब जो कॉर्टिसोल है, जिसको हमने कॉर्टिसोन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहा है, ये कब पैदा होगा? उस कंडीशन का नाम सुनिए, जब बुखार हो, जब इंजरी हो, जब कोई अच्छे वाली डिजीज लगी हो, कोई इन्फेक्शन हो। भाई मुझे बताएं, जब ये कंडीशंस हों, बीमारी हो, कोई इंजरी, कोई डिजीज हो,
मुझे बताएं, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है कि नहीं? खाना खाया जाता है? नहीं भाई, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है खाना नहीं खाया जाता। अगर खाना नहीं खाया जाता तो बॉडी को ग्लूकोज मिलेगा? नहीं। जब बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना नहीं खाया जा रहा, बीमारी में एंजाइम काम नहीं कर रहे, हाई टेम्परेचर हो गया है। तो इस कंडीशन में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीटीएच एंड एसीटीएच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सीआरएफ प्रोड्यूस होगा। इट मींस इनको स्टिमुलेट कौन कर रहा है? ये कंडीशन। ये प्रोड्यूस होकर क्या करवाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड काम सुने, आपके बॉडी के फैट्स को, आपके बॉडी के प्रोटीन्स को, आपके बॉडी के पॉलीसेक्राइड शुगर को तोड़ के कन्वर्ट करेगा सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में। तो क्या मैं यहां पे ये कहूं कि ये फैट्स को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा? इट मींस जो चर्बी जमी हुई है स्किन में, जो मोटापा है उसको खत्म करेगा, ठीक है? जो बीमारी में रहेगा वो पतला हो जाएगा ना। और क्या मैं कहूं कि ये प्रोटीन को तोड़ेगा? इट मींस मसल को भी तोड़ेगा। अमाइनो एसिड कहां से मिलेंगे? प्रोटीन मसल से ना। तो फैट भी तोड़ दी, मसल भी तोड़ दी, तो क्या कहूं कि ये अपने घर को तोड़कर, अपने घर का मतलब है अपने सेल्स को तोड़कर किसी भी हालत में ब्लड को ग्लूकोज पैदा करके देगा। समझ आया डिफरेंस बिटवीन इंसुलिन फंक्शन एंड हिज फंक्शन? तोड़ता है इंसुलिन प्रोटीन को, मसल को, तोड़ता है कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा इतना नहीं। तो भाई सेल की मेम्ब्रेन की प्रोटीन, लिपिड, ये वो तोड़ के कहां से भी। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर कार्टिकोस्टेरॉइड की ओवर सीक्रेशन हो जाए, कौन सी सीक्रेशन? ओवर, तो बताएं क्या होगा? ओवर सीक्रेशन में क्या होगा? वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा? वेट लॉस होगा। क्यों वेट लॉस होगा? और सिम्टम बताते जाएं, क्या क्या सिम्टम होंगे? ग्लूकोज हाई इन ब्लड, इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कंडीशन हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाएगा, तो मैं क्या कहूं कि ओवर सीक्रेशन वेट को लॉस करेगी, मसल को वास्ट करेगी, मसल को तोड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ेगी, ग्लूकोज को ब्लड के अंदर इंक्रीज करेगी, तो शुगर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और शुगर ज्यादा है अगर ब्लड के अंदर, शुगर एक सॉल्यूट है तो पानी ब्लड में ज्यादा आएगा, जब पानी ज्यादा आएगा तो ब्लड का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाएगी, मसल वास्टिंग होगी ना, बिल्कुल हाँ, मसल की ब्रेकडाउन होगी, आदमी पतला हो जाएगा। और अगर मैं अभी एल्डोस्टेरोन की बात करूं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करूं, तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये, अच्छा इसकी अंडर सीक्रेशन क्या होगी? इसके उल्टा, अंडर सीक्रेशन इसके उल्टा, वेट लॉस नहीं वेट गेन, वीकनेस, वीकनेस, मसल वास्टिंग नहीं होगी अंडर सीक्रेशन में। चलो लो ब्लड प्रेशर, लो ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन के आ जाएंगे। अच्छा एक और बात, एक और बात, एक और बात, गौर से सुने, गौर से सुने। बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है कि वेट जो है वो ओवर सीक्रेशन में गेन होगा। सुने भाई, सुने सुने सुने, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मैंने वेट लॉस कर दिया है, वेट गेन कैसे होगा? गौर से सुने ये बात, वेट गेन कैसे होगा?
तो भाई वेट गेन ऐसे होगा कि जब ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज आएगा, जब ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज आएगा तो इस ग्लूकोज को जाके किया जाएगा स्टोर, और फिर भी ज्यादा है तो इससे बनाई जाएगी फैट। इट मींस इसका काम फैट को तोड़ना कम है, प्रोटीन को तोड़ना ज्यादा है, और जब प्रोटीन को तोड़कर शुगर बनाएगा तो शुगर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके उसको स्टोर किया जाएगा तो मोटापा बढ़ेगा। एक रीजन मोटापा बढ़ने का कोलेस्ट्रॉल हो गया। दूसरा रीजन सुने, इसका दूसरा रीजन सुने, मोटापे बढ़ने का दूसरा रीजन क्या है कि ग्लूकोज के बढ़ने से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुननी है। एक नमाज 1 मिनट मेरी बात सुन लें फिर नमाज पढ़ लें, 1 मिनट सुन लें मेरी बात, ये कॉन्सेप्ट आधे में ना रह जाए। के क्या कह रहा था मैं, दूसरा रीजन वेट गेन का, ओवर सीक्रेशन में वेट गेन का। भाई ग्लूकोज अगर ब्लड में ज्यादा है तो कमेंट में बताएं पानी कितना होगा ब्लड में, नॉर्मल से ज्यादा। ग्लूकोज अट्रैक्ट करके रखेगा पानी को। जब पानी ब्लड में ज्यादा होगा तो ये पानी ब्लड से सेल की ओर अगर जाएगा तो वापस आएगा, ब्लड वापस पानी लेंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनफ है। अगर ऑलरेडी इनफ है तो पानी वहां पे रह जाएगा तो ओबेसिटी होगी। ठीक है, ये रीजन है ओबेसिटी के, कोलेस्ट्रॉल का बनना और पानी का रह जाना, फ्लूइड का रह जाना। अच्छा पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हो गई नमाज, मूविंग तो आगे। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ पे थे हम? सर वेट कैसे इंक्रीज होगा? सर स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करते हैं। वेट कैसे इंक्रीज होगा? 2 पॉइंट्स मैंने बताए वेट इंक्रीज करने के। एक तो जो प्रोटीन को कन्वर्ट करके शुगर बनाई जाएगी उसको वापस कन्वर्ट किया जाएगा कोलेस्ट्रॉल में, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इट मींस वेट बढ़ेगा। दूसरा ये तरीका है, क्या बताया मैंने, कि ब्लड में जब ग्लूकोज शुगर ज्यादा है तो पानी भी ब्लड में ज्यादा जाएगा। जब पानी ज्यादा जाएगा तो ब्लड से पानी जब सेल के पास जाएगा वापस रीएब्जॉर्ब ब्लड में नहीं होगा, सेल के अंदर रहेगा, बॉडी के टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लूइड रहेगा। जब बॉडी के फ्लूइड के अंदर ज्यादा पानी रहेगा, पानी ब्लड वापस नहीं ले जाएगी, जो 85% लेके जाती है, और बाकी 15% लिम्फेटिक सिस्टम लेके जाता है, वो फ्लूइड ज्यादा बॉडी में रहेगा तो वेट गेन होगा। ठीक है, वेट गेन हो जाएगा। चलो, और एल्डोस्टेरोन की बात करें तो ये भाई ये ओवर सीक्रेशन की जो बीमारी है इसे कहते हैं कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम। अब कशिंग सिंड्रोम के सिम्टम क्या हो गए? वेट गेन, ग्लूकोज हाई, शुगर मतलब हाई, और उसके बाद ब्लड प्रेशर ज्यादा, हाइपरटेंशन, हार्ट बीट ज्यादा। ठीक है, और अगर अंडर सीक्रेशन की बात करें इसकी तो इसके उल्टा होगा, वेट लॉस होगा। क्यों लॉस होगा भाई वेट, बताएं? अंडर सीक्रेशन में जब ये कम होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, प्रोटीन कम टूटेगी, ये कंडीशन है, बुखार है, इंजरी है, डिजीज है। इस टाइम अगर कॉर्टिसोल हार्मोन कम पैदा होगा तो प्रोटीन टूट के शुगर में कन्वर्ट होंगी? नहीं होंगी, नहीं होंगी। तो बॉडी के जो सेल्स हैं उनको फूड मिलेगा, बाहर से भी बंद, अंदर से भी बंद। समझ आ रही है बात? ओके, तो ब्लड का जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल ब्लड का क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कम, तो ब्लड के अंदर पानी भी कम, तो ब्लड का प्रेशर भी कम, तो हार्ट बीट भी थोड़ी स्लो। ठीक है, तो वीकनेस हो जाएगी बिल्कुल, वहां पे अलर्टनेस होगी, यहाँ पे वीकनेस होगी,
और उसके बाद वेट लॉस क्यों होगा, वेट लॉस क्यों होगा बताएं। यहाँ पे वेट लॉस होगा, वहां पे वेट गेन होगा, वेट लॉस क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि जो बॉडी के सेल्स हैं वो मर जाएंगे, बॉडी के सेल मर जाएंगे जिनको फूड नहीं मिलेगा, ब्लड के अंदर फूड नहीं है, सारी बॉडी को फूड नहीं मिल रहा, तो मसल के सेल नहीं मरेंगे, जिनको फूड नहीं मिल रहा वो मरेंगे इन जनरल सारे, फिर भले मसल्स हों। प्रोटीन और फैट ज्यादा टूटेंगे लो कंसंट्रेशन में, नहीं। चलो भाई एल्डोस्टेरोन की बात कर लें। ये जो एल्डोस्टेरोन है जिसको मिनरलोकार्टिकॉइड कहते हैं, इसके बारे में गौर से सुनना। अभी मैं कह रहा हूं कि एक एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। रेनिन नाम का एंजाइम है, पहले मेरी एक बात सुन लें, ये प्रोड्यूस होके क्या करता है, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन 1, इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन 1 का, और एंजियोटेंसिन 1 और ये प्रीकासर है, ये और कन्वर्ट होगा आगे, किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन में। ये एंजियोटेंसिन का मतलब क्या है? एंजियो का मतलब है ब्लड, टेंसिन का मतलब है टेंस करना, पतला करना, तो इसका काम क्या है, ब्लड वेसल को क्या करना, नैरो करना। अब रेनिन की प्रोडक्शन नहीं समझाई मैंने क्यों हुई, बात बता दी कि रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिनो 1, और एंजियोटेंसिनोजिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन में। अब ये एंजियोटेंसिन ये ब्लड को नैरो भी करता है और एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी करवाता है। तो मुझे बताएं एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन किसने करवाई? आप कहेंगे सर एंजियोटेंसिन ने। एंजियोटेंसिन ने और क्या काम किया? ब्लड को नैरो किया, इधर एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन हुई। अब ये एल्डोस्टेरोन जाके सोडियम की और क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, कौन से ऑर्गन में बताएं भाई? किडनी में। तो ब्लड प्रेशर वगैरह को मेंटेन करेगा ये ऑर्गन, ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह को मेंटेन करेगा ये ऑर्गन, ये एल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन, सॉरी, ठीक। अब मैं पूछूं ये प्रोड्यूस कब होगा, रेनिन कब प्रोड्यूस होगा? तो आप कहेंगे सर जब ब्लड में सोडियम कम हो जाए ना, सोडियम के कम होने की वजह से ACTH रेनिन को प्रोड्यूस करवाता है, रेनिन इसकी कन्वर्जन करवाता है एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन में। क्या कुल मिला के अगर मैं कहूं कि ये हो गया रेनिन ने प्रोड्यूस करवाया एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजिन, फिर एंजियोटेंसिनो 1, फिर एंजियोटेंसिन, कुल मिला के एंजियोटेंसिन, फिर उससे प्रोड्यूस हुआ एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन ने जाकर काम किया, तो ये हो गया रास मैकेनिज्म। रास यानी रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन का सिस्टम। ये रास सिस्टम है किसके लिए? सोडियम और क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए। तो रास सिस्टम कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? ACTH। ठीक हो गया भाई। अब ACTH कब पैदा होगा? जब सोडियम क्लोराइड ब्लड के अंदर कम होंगे, तो ये पैदा होगा। ये कैसे पैदा होगा? CRF इनको करवाएगा, या मतलब इनको ये सेंस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, ये रेनिन, और ये इसको एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन जो है एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराएगा। अब एक हार्मोन, अच्छा ये इस बीमारी को क्या कहेंगे? इसका नाम तो बताएं, इस बीमारी का तो नाम बताएं। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो गया और ये फीचर्स आ गए,
उसको ओवर सिक्रेशन वाली को कशिंग सिंड्रोम का, इसको कहेंगे एडिसन्स डिजीज। ठीक है, स्किन काली पड़ जाएगी, वीक बढ़ जाएगी, बंदा वीक पड़ जाएगा, वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी, ब्लड प्रेशर वगैरह ये वो लो होंगे, एडिसन्स डिजीज। चलो भाई आगे चलते हैं। नाम क्या था हार्मोन का? एंड्रोजिन्स, तीसरा नंबर हार्मोन, याद है ना? तीसरा नंबर एंड्रोजिन। ये एंड्रोजिन एड्रेनल ग्लैंड के कौन से रीजन से प्रोड्यूस होता है? कॉर्टेक्स से। ये भी एल्डोस्टेरोन भी, कॉर्टिसोल भी, ये भी। ये मुझे बताएं मेल में पैदा होगा या फीमेल में या दोनों में? मेल में भी फीमेल में भी, पता है? दोनों में। ये एग्जैक्टली टेस्टोस्टेरोन जैसा है। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? स्पर्म की प्रोडक्शन करवाना। मेल में टेस्टोस्टेरोन का काम है, और ये टेस्टोस्टेरोन जैसा है, इसको टेस्टोस्टेरोन माना जाता है, मगर ये एड्रेनल ग्लैंड वाला है, इसको और नाम दे दिया एंड्रोजन। एंड्रोजन क्यों? क्योंकि मेल के हार्मोन जैसा है। मेल का हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन कंसीडर किया जाता है। तो एंड्रोजन मेल और फीमेल में कब पैदा होगा? ये पैदा होगा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी पैदा होगा, और ये क्या करेगा मेल और फीमेल के अंदर? सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स देगा, कैरेक्टर देगा। सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर किसको कहते हैं? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं हम। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं इसका होना, टेस्टिस का होना, और फीमेल में ओवरी का होना। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनको कहा जाता है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करें, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करें। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। और ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम, या जिसको हम कहते हैं एग। तो ये हो गए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इनके अलावा जो ऑर्गन है जो मेलनेस दिखाते हैं कि ये मेल है, पहचानने में काम देते हैं, और जो पहचानने में काम देते हैं कि ये फीमेल है, वो कैरेक्टर जो मेल और फीमेल की पहचान बने उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इंडिकेटर होते हैं जो मेल और फीमेल के। जैसे मेल में दाढ़ी मूछ का आना, बियर्ड, दाढ़ी वाले बाल, मूछ वाले बाल, बॉडी पर हेयर आना, ठीक है, लोअर हेयर आना, दाढ़ी मूछ वाले हेयर आना, ये जो बियर्ड है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया। उसके अलावा वॉइस, आवाज। जब एक बच्चा, एक मेल बेबी एज में आता है, मैच्योरिटी में, उसकी जो वॉइस है वो मोटी हो जाती है, ट्यून वॉइस की चेंज हो जाती है, समझ जाता है कि ये मैच्योरिटी एज में है। और ग्रोथ थोड़ी तगड़ी हो जाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और उसके अलावा जो मसल्स हैं बॉडी के वो थोड़े टाइट बन जाते हैं, अच्छे भले वो ग्रो कर लेते हैं। एक्चुअली ग्रोथ मसल में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, मसल टाइट हो जाती है। ये मेल के अंदर फीचर दिखाई देते हैं। ऐसे फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, बियर्ड, बाल का आना, और उसके अलावा फीमेल के अंदर वॉइस की थोड़ी चेंजिंग है, और ब्रेस्ट का बनना, बड़ा होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं फीमेल के अंदर, ठीक है। ब्रेस्ट वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ब्रेस्ट का जो है डेवलप होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं फीमेल के, ठीक है। मैच्योरिटी टाइम में ये कौन दिलवाता है? एंड्रोजन दिलवाता है। अगर अब मैं पूछूं सवाल, अगर मेल के अंदर ओवर प्रोडक्शन हो जाए एंड्रोजन की, नहीं, मैं सवाल पूछता हूं, अगर फीमेल के अंदर ओवर प्रोडक्शन हो जाए एंड्रोजन की तो क्या होगा? अगर फीमेल में एंड्रोजन की नॉर्मल से ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो दाढ़ी वाले बाल, मुंह पर ये बाल आ जाएंगे फीमेल को।
ठीक है, बाल आ जाएंगे। और ये खास करके लेट एज में होता है ऐसा, अर्ली एज में नहीं मिलता। ठीक है, मेल को ऐसा ओवर प्रोडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये कैरेक्टर स्ट्रांग होते हैं उसमें। ठीक है, अच्छा चलो उसके बाद मूविंग तो आगे कहाँ पर, हाँ मेल लाइक बियर्ड प्रोड्यूस होगी ओवर प्रोडक्शन से। तो भाई आगे चलते हैं, एक आर्गन का नाम है थाइमस। ठीक है, एक का नाम है पाइनियल। ये दोनों ग्लैंड हैं, ये भी थाइमस ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड ये रहते हैं। कौन कौन से कवर किए हैं अभी तक, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेंक्रियाज, एडर्नल ग्लैंड, ये पूरे कर लिए हमने। ये दो रहते हैं और गोनेट्स रहते हैं। गोनेट्स को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। एडर्नल ग्लैंड में दो पार्ट थे ना, वो तो मेडुला और कार्टेक्स, वो तो पार्ट थे, एडर्नल ग्लैंड हो गया। अच्छा, थाइमस, ये जो आपका बोन है, ये वाला चेस्ट बोन, क्या कहते हैं इसको, स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे जो नीचे ब्लड वेसल आ रही है उसको क्या कह रहे हैं, डिसेंडिंग एओर्टा। उसके आगे एक कोन टाइप स्ट्रक्चर ऐसे लगी हुई है छोटी सी, इसको कहते हैं थाइमस। डिसेंडिंग एओर्टा और स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे डिसेंडिंग एओर्टा पर लगा हुआ है, स्टर्नम से के साथ नहीं अटैच, स्टर्नम के पीछे है सेंटर पर। थाइमस ग्लैंड, ये जो थाइमस ग्लैंड है इससे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, कैटेगरी ऑफ हार्मोन जिनको हम कहते हैं थाइमोसिन्स। थाइमोसिन इसके हार्मोन्स का नाम है। और ये जो ग्लैंड है ये क्या करता है, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, एक टी सेल्स, टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब टी सेल्स आपने पढ़े हैं कि ये टी सेल्स हैं, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के सेल्स हैं। और ये टी सेल सेल मीडिएट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं थर्ड लाइन पर। साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, हेल्पर टी सेल, 4 टाइप होते हैं इनके। ये एक्टिवेट होते हैं कहाँ पर, थाइमस में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, टी सेल। तो इस ग्लैंड का काम क्या हो गया, इम्यूनिटी देना। इसका काम क्या हो गया, इम्यूनिटी देना। अगर मैं कहूँ कि एक अभी अभी बेबी पैदा हुआ है और इस बेबी में अगर थाइमस की साइज देखें तो थाइमस की साइज होगी 100%। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा एडल्ट होने तक साइज कम हो जाएगी। 60 ईयर का जब होगा, 60 ईयर में इसकी थाइमस की साइज 0, खत्म। सेल मीडिएट इम्यूनिटी का पता नहीं, का पता नहीं। क्यों भाई, इम्यूनिटी मतलब आपने पढ़ी ही नहीं है। सेल मीडिएट इम्यूनिटी उसको कहते हैं जब कोई सेल खुद जाके लड़े पैथोजन से, सेल के लेवल पर, मीडिएट मतलब लेवल। और एक होता है सेल जिसको कहते हैं बी सेल, वो खुद नहीं लड़ता, वो एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी पैथोजन को मारती है। तो इसकी इम्यूनिटी को सेल मीडिएट कहेंगे। हेल्पर टी सेल की को, टी सेल की इम्यूनिटी को सेल मीडिएट, और बी सेल नहीं भाई, एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी या प्लाज्मा बेस्ड इम्यूनिटी, क्योंकि ये प्लाज्मा में होगी। चलो, तो बेबी के अंदर थाइमस ज्यादा है, फुल है, और 60 ईयर के बूढ़े आदमी के अंदर है ही नहीं। अगर मैं आपसे अभी सवाल पूछूं इस बात के बाद, भाई पोलियो वाले जो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाते हैं, बड़ों को क्यों नहीं पिलाते? और अगर बच्चे को, अगर कोई बच्चा किसी के घर पैदा होता है, अगर उस बच्चे को डीप फ्रीजर के अंदर रख के, मेरा मतलब है प्रोटेक्शन के अंदर रख के ग्रो किया जाए, उसको बाहर घूमने ना दें, मट्टी से खेलने ना दें, नीचे उतारें ही नहीं, उसको बड़ा प्रोटेक्ट रखें, ये उसका फायदा कर रहे हैं या नुकसान? बताएं कमेंट में। बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं उस बच्चे के साथ। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि बच्चे को दिन रात मट्टी में सुला दें, ऐसा भी मैं नहीं कर रहा। ऐसा ना हो घर वालों को कहें कि बच्चे को मिट्टी में सुलाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे बच्चा
मट्टी में खेलेगा, वहां से पैथोजन लगेंगे, उसको पैथोजन लगेंगे तो उन पैथोजन को पहचान कर ये थाइमस जो सेल है पैथोजन के लिए सेल को तैयार करता जाएगा। जब ये आदमी बड़ा होगा तकरीबन हर पैथोजन से इसने फाइट कर ली होगी, थाइमस तो इसका खत्म हो गया, क्योंकि थाइमस काम करता करता जाता है, खत्म होता जाता है। मगर थाइमस ने जो इम्यूनिटी क्रिएट की है वो जिंदगी भर के लिए है, तो वो बीमार कम होगा, डिफरेंट एरियाज में जाएगा, वहां पे अडॉप्ट कर लेगा, डिफरेंट कंडीशन में सरवाइव कर लेगा, एलर्जी उसको इतनी नहीं होगी। और जो बच्चा ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा उसको कोई बैक्टीरिया लगेगी 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, वो बैक्टीरिया उसको अटैक कर लेगी, नुकसान दे देगी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने बचपन में उस बैक्टीरिया को देखा ही नहीं था, थाइमस ने उस बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी क्रिएट ही नहीं की थी। तो कुल मिला के क्या हुआ कि थाइमस ऐसा ऑर्गन है जो टी सेल को एक्टिवेट करता है किसी पैथोजन के लिए कि ये पैथोजन आया है, उम्र भर इसको आपने मारना है। गौर से सुने, रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुने ना, कि ये थाइमस टी सेल को एक्टिवेट करता है कि ये पैथोजन है, इसको आपने सारी उम्र मारना है। अगर पैथोजन ही ना दिखे बचपन में तो थाइमस उसको जिम्मेदारी देगा, सेल मीडिएट इम्यूनिटी उस सेल को देगा? नहीं। अगर नहीं देगा, अगर ये आदमी बड़ा हो जाए, बच्चा बड़ा हो जाए, आदमी बन जाए, बड़ा होने के बाद अगर वो बैक्टीरिया उसके सामने आ जाए तो उस बंदे के टी सेल्स को वो बैक्टीरिया कभी दिखी ही नहीं हुई, न्यू होगी। और इस बड़े आदमी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करने की कैपेसिटी है कि नहीं है? नहीं है। इसलिए बूढ़े आदमी जो हैं वो इम्यूनिटी के शिकार होते हैं और उनको बहुत सारी डिजीज लग जाती हैं। सुने भाई, पाइनियल ग्लैंड ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है, ब्रेन का जो थर्ड वेंट्रिकल है, मुझे नहीं पता, आप बताएं थर्ड वेंट्रिकल की लोकेशन कहाँ है? थर्ड वेंट्रिकल कमेंट में बताएं जल्दी। मिड ब्रेन में कहाँ है? 2 फोर ब्रेन के अंदर हैं, ये मिड ब्रेन पर है। ये पाइनियल ग्लैंड थर्ड वेंट्रिकल के साथ ऐसे चिपका हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है। ये जो पाइनियल कितने ग्लैंड हैं जो ब्रेन के अंदर हैं? एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरा पाइनियल ग्लैंड। 3 आपके ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो ब्रेन के अंदर हैं। ठीक है, ग्लैंड का पूछ रहा हूं। ग्लैंड 3 है, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में है, पिट्यूटरी फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है, पाइनियल ग्लैंड मिड ब्रेन की जगह वेंट्रिकल के साथ अटैच है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल के साथ। चलो, पाइनियल ग्लैंड क्या करता है? पाइनियल ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है, ये डार्क और लाइट को सेंस करके होती है। इट मीन्स इसकी जो प्रोडक्शन है वो नाइट एंड डे को सेंस करके होती है। भाई कहते हैं कि रात को सवेरे सोना चाहिए और अंधेरे में सोना चाहिए, अंधेरा करके सोना चाहिए। उसका साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जब डार्कनेस होती है, आपका ब्रेन डार्कनेस को सेंस करके पाइनियल ग्लैंड को मैसेज देता है कि भाई अभी डार्कनेस है, आपने मेलाटोनिन की प्रोडक्शन करनी है। तो डार्क टाइम में, इट मीन्स नाइट में, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन होती है। किस काम का है मेलाटोनिन? सुने, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, आपके बॉडी के अंदर जितने भी दिन को वेस्ट बने हैं, टॉक्सिन्स बने हैं, केमिकल्स बने हैं, या आप जो स्लीप कर रहे हैं जो,
उसको फैसिलिटेट करने में ये स्लीप की जो 70 मिनट और 80 मिनट 20 मिनट की ट्रांजिशन होती है, जो मैंने पढ़ाया था कि स्लीप में 2 फेज होते हैं। स्लीप साइकिल 90 मिनट की 70 और 20 का पीरियड होता है, उसमें शॉर्ट स्लीप एंड 70 वाली डीप स्लीप, इसको कन्वर्जन करवाता है। तो कुल मिला के आपके ब्रेन के थ्रू पूरी बॉडी से मेलाटोनिन टॉक्सिन को भगा देता है। ये ऐसे ऐसे एंजाइम एक्टिवेट करता है जो वेस्ट को खा जाते हैं। तो नींद क्यों जरूरी है? बैलेंस के लिए। क्या बैलेंस होता है नींद में? भाई नींद में एक तो ब्रेन की मेमोरी बैलेंस होती है कि जो आपने दिन को सुना, आपने बोला, आपने देखा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो या निकल जाए, ख्वाब की सूरत में चीजें निकल जाती हैं, ठीक है, एडिशनल डुप्लीकेट होती हैं जब कोई बंदा बैठ जाए आपके सर में, आपके दिमाग में। एक ये बात। दूसरी बात, ये क्या करता है, दिन को जो आपने किया, जो खाया, पता नहीं कौन कौन सी गंदी गंदी चीजें, ऑयली, ये वो, खट्टी मीठी खा ली आपने, कड़वी, तो जो केमिकल्स बने हैं उनसे टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन सारे के सारे रात को खत्म हो जाते हैं। इनको खत्म करवाना मेलाटोनिन का काम है। तो बॉडी आपकी फ्रेश हो जाती है सारी रात को। तो रात को नींद करनी चाहिए, सवेरे सोना चाहिए और अंधेरे में सोना चाहिए। मेलाटोनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर रात के अंधेरे में लाइट एक्सपोज की जाए तो मुझे बताएं, प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, अफेक्ट होगी। और हाँ, पाइनियल ग्लैंड का काम है बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करना। बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करना, ठीक है, रिदम, सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करना। दिस इज द फंक्शन, these are the function of pineal gland. It's all about today. एक मिनट, एक और बात सुनी। हाँ, सर्केडियन। मुझे बताएं, टेस्टिस से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और ओवरी से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ओवरी से। और टेस्टिस से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन,